Friends, welcome back. So, we are in a process of learning Coulomb's law and its details. Coulomb's law और उसकी डिटेल्स पढ़ रहे थे. उसके बारे में मैंने पहले 2 लेक्चर्स में आपको चार्ज के बारे में बताया और Coulomb's लॉ की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताया. अब हम कुछ उसके आसपास की चीज़ों को स्टडी करेंगे जो Coulomb's लॉ से रिलेटेड है. सो बिफोर आई प्रोसीड विथ फर्दर डिस्कशन, एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट्स ऑफ चार्ज है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं. याद रखिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो SI यूनिट है वो हमने कूलॉम मानी है. कूलॉम को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी के नाम पर हमने इसको आधारित बना लिया. तो कूलॉम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ चार्ज. बट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून दैट कूलॉम इज़ ए बिग यूनिट. कूलॉम एक बहुत बड़ी यूनिट है. तो जो डे टू डे यूज़ है उसके लिए कूलॉम को यूज़ करना कोई बहुत फ़ायदेमंद नहीं. तो हमने इससे कुछ छोटी यूनिट्स भी डिफ़ाइन कर रखी है, हालांकि उनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, और वो कहलाती है CGS सिस्टम. CGS सिस्टम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इसको ब्रीफली ESU और इसको ब्रीफली EMU कहते हैं. यानी एक CGS-E सिस्टम होता है और एक CGS-M सिस्टम होता है. इन दोनों में जो कैपिटल K की वैल्यू है वो 1 ली है, जिसको आप वहाँ पर 1/4πε0 लेते थे SI में, और 1/4πε0 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट, तो CGS-E में हमने 1 कूलॉम को माना है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्स, और इसी को ESU ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, ये भी बोला जा सकता है. और 1 कूलॉम के बाद फिर हम बोल सकते हैं 1 कूलॉम इज ऑल्सो रिटन एज 1/10 एब्सोल्यूट कूलॉम्स, जिसको आप EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, 1 एप कूलॉम shall become 10 coulombs. सेकेंडली, अगर हमसे कोई एग्ज़ाम में पूछे कि कूलॉम, स्टेट कूलॉम और एब्सोल्यूट कूलॉम में ऑर्डर डिसाइड कीजिए और उसको जमाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पे आएगा एप कूलॉम. It is greater than Coulomb and Coulomb is greater than state Coulomb.
हाँ, तो एब्सोल्यूट कूलम इज ग्रेटर देन कूलम इज ग्रेटर देन स्टेट कूलम। दिस इज द ऑर्डर। सबसे बड़ी यूनिट एब्सोल्यूट कूलम, उससे छोटी कूलम और उससे छोटी स्टेट कूलम। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इनका कन्वर्जन फैक्टर भी आप कर लीजिएगा ताकि कभी कोई न्यूमेरिकल वगैरह आए तो आप इसको आसानी से कर लें। चलिए, अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब जब भी कूलम्स लॉ के प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे तो आपको दो तीन चीज़ों का आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। पहला, एक तो वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, यानी जो हमने 11th क्लास के दौरान वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली, पार्टीशन सिस्टम, यूनिट वेक्टर्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करना, वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, ऐड कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये सारे आपको बातें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर टूल, वो आपका औजार होगा। और दूसरा एक लॉ है जो बहुत फंडामेंटल लॉ है फिज़िक्स में, वो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लॉ हमें थोड़ी सी फ्रीडम देता है। फ्रीडम कैसी, किस बात की? अगर किसी इन्वायरमेंट में, किसी सराउंडिंग में एक साथ बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, सपोज मोर देन 2, लाइक दिस, मल्टीपल नंबर ऑफ charged particles are there, say q1, q2, q3, q4, q5 dot 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 qn. Suppose let us say n number of particles are there. सपोज कीजिए n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इस इन्वायरमेंट में है। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। मतलब अगर हमसे कोई Q1 के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाले तो Q1 के ऊपर Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण, Qn के कारण, Q2 के कारण, अर्थात आसपास जितने भी चार्ज पार्टिकल है सब अपनी अपनी तरफ से इसको अफेक्ट करेंगे, इसको प्रभावित करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में Q1 के ऊपर नेट फोर्स कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है। वो कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जब आपको किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाए गए फोर्स की नेट वैल्यू निकालना हो तो आप एक काम कीजिए, एट ए टाइम किसी दो को कंसीडर कीजिए। यानी अगर आप Q1 और Q2 के बीच में इंटरेक्शन देख रहे हैं या Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो आप बाकी के जो सारे चार्ज पार्टिकल है उनको एब्सेंट मान लीजिए, गायब मान लीजिए, और Q1 और Q2 एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगाएंगे एज इफ़ कोई और चार्ज यहाँ मौजूद ही नहीं है। एक बार आपने मान लीजिए यहाँ का फोर्स निकाल लिया, सपोज वो आ गया आपका F12, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ 2, या जो भी आप सिंबल लिखना चाहें। F12 सपोज इसके ऊपर लगा, फिर आप Q2 को भूल जाइए, 3 के कारण निकाल लीजिए। सपोज करो फोर्स आया F(1) ड्यू टू 3। इसी तरह आप 4 के कारण निकाल लीजिए कूलम्स लॉ लगा के। इसी तरह आप 5 के कारण निकाल लीजिए। सबकी डायरेक्शन निकाल लीजिए, कोई अट्रैक्ट करेगा, कोई रिपेल करेगा, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सबको ले लेंगे। F12, F13, F14 डॉट 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 F1n तक चले जाएंगे। और ऑब्वियस बात है कि सारे के सारे वेक्टर्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है नेट फोर्स F net on this will be algebraic sum of all the possible combinations dot 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 F1n वेक्टर। जब आप इन सबको वैक्टोरियली ऐड करेंगे
और वेक्टोरियली ऐड करके जो आपका नेट आंसर आएगा वो आपका नेट फोर्स होगा किसी एक गिवन पार्टिकल के ऊपर बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग पार्टिकल्स। यहाँ पर सुपरपोजिशन का थ्योरम हमें ये बताता है कि आपको एट ए टाइम कोई दो पार्टिकल लेना है और दो पार्टिकल का इंटरेक्शन देखते वक्त बाकी लोग उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रिंसिपल के आधार पर हम ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल चार्जेस आर यूज्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बट अभी हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लें ताकि हमारी थ्योरी एक लेवल तक कंप्लीट हो जाए, फिर हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। तो अगला जो टाइटल है स्टडी का वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी जो आपको हमने पॉइंट चार्जेस बताए जो एक दूसरे से दूर दूर थे, सेपरेटेड थे, इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं या डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ में आपको जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है और उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज करिए एक रॉड है एंड दिस रॉड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ सम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल से प्लस, ये पूरी प्लस 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 से मिलके बनी है। जैसे एक रॉड के अंदर मास पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी प्रकार यहाँ पर चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पर एक जगह पर लोकेलाइज्ड नहीं है और एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई गैप आप अलग से नहीं दिखा सकते। ऐसी सिचुएशन को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज सरफेस charge distribution, and third is volume charge distribution। अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैकेनिक्स में आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिन ऑब्जेक्ट्स में होगा वो लीनियर ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक ए रॉड। सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास सिर्फ एक डायमेंशन होगा लेंथ का, यू विल नॉट हैव एरिया और वॉल्यूम ऑफ द रॉड। ऐसी परिस्थिति में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं फॉर अप्लाइंग कूलम्स लॉ और सम अदर लॉ। यानी सपोज करो कैपिटल क्यू चार्ज इस एल लंबाई की रॉड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, से इट इज प्लस और माइनस वॉट एवर, बट ये पूरी रॉड के ऊपर फैला हुआ है। अब इस पूरी रॉड पे जो चार्ज Q एक सरी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण एक Q0 चार्ज के ऊपर क्या नेट फोर्स लगेगा वो हमें निकालना है। अब आपके लिए कूलम्स लॉ लगाना इतना आसान नहीं है, कारण यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पूरी की पूरी रॉड के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी परिस्थिति में हम इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ करते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं लैम्बडा। लैम्बडा इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज dq बाय dl। मतलब एक अगर डिफरेंशियल हम एलिमेंट ले लें यहाँ पर
जिसकी लेंथ dl है, तो इस dl लंबाई के ऊपर यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या रॉड की पोर्शन है उसकी वैल्यू dl है लेंथ में, तो उसके अंदर जितना चार्ज पाया जाता है इतने अंदर अंदर में वो dq है। तो dq बाई dl अगर कांस्टेंट है यानी q बाई टोटल l कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे प्रॉब्लम को करना फिर भी एक हद तक आसान होता है। आईआईटी के प्रॉब्लम्स में यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन ऑफ पोजीशन के देंगे। सपोज ये ओरिजिन है, इधर हमने x डिफाइन कर दिया, x एक्सिस, तो जो चार्ज होगा वो x का फंक्शन दे देगा आपको, q की वैल्यू फंक्शन ऑफ x बना के दे देगा। तब इंटीग्रेशन थोड़ा सा और मुश्किल या डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, कारण हमको उसको भी सॉल्व करने की मैथमेटिकल सामर्थ्य हमारे पास है, कैपेसिटी है, हम कर लेंगे उसको। तो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लेमड़ा हमने डिफाइन करा, लेमड़ा की यूनिट्स होगी कूलॉम्स पर मीटर। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई सरफेस हो सकती है, रेक्टेंगुलर और ऑफ एनी काइंड, जिसमें you'll have some area, you can have length, you can have breadth। लेंथ है, ब्रेड्थ है आपके पास और सरफेस एरिया है आपके पास। ऐसी परिस्थिति में हम सिग्मा डिफाइन करते हैं। सिग्मा इज टोटल चार्ज, सपोज q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। अगर एक ही साइड के ऊपर है, अगर वो दो साइड पर है, लेमिनर है, दोनों तरफ है, तो फिर हम सिचुएशन को और अगली तरह से देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। सिग्मा आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में dq बाय ds बोलेंगे। s रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया, यानी यहाँ पे कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हमारे सिग्मा की यूनिट होगी। और अगर dq बाई ds कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण बन जाएगा। अब तीसरा जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें you can have any 3D object, suppose this is a cuboid में this is stuffed with some charge, पूरी तरह से भरा हुआ है अंदर तक, या यूँ कहें ये बॉक्स ही चार्ज से बना है, से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पूरा इसी मटेरियल से बना है। ऐसी परिस्थिति में इसके पास वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट के पास। सपोज टोटल चार्ज जो क्यूब है उसमें भर दिया, तो हम रो डिफाइन करेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर हम इसको कैलकुलस की भाषा में लेना चाहें तो रो को हम लिखेंगे dq बाय dv फॉर यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, आप इंतज़ार कीजिए इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे हल किए जाते हैं, क्या तरीका होता है, वो मैं आपको अपने आने वाले लेक्चर में दिखाऊंगा। तो आज के लेक्चर की मैं समरी बता दूं, हमने कूलम्स लॉ के बारे में कुछ फर्दर बातें करी और हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को भी देखा, और हमने देखा चार्जेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अगर डिस्क्रीट होंगे तो एक बार में दो को लेकर, यानी जिस पे फोर्स निकालना और बाकी एक एक को लेकर हम पेयर्स बनाते जाएंगे और नेट फोर्स निकालेंगे वेक्टर लॉ लगा के। फिर हमने देखा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है वो कंटिन्यूस होता है। उसमें तीन पॉसिबिलिटी है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उनको करने के लिए हमको इंटीग्रल कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर।